हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज या वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस्ड होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो सबसे रीसेंट टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स और सारी इंफॉर्मेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में वो मैं आपको दे पाऊं। ठीक है, बट इस जो वीडियो सीरीज है या मैं कहूं जो वीडियो कोर्स है, ये आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक वीडियो कोर्स मिलेगा, एक बिगिनर वीडियो कोर्स मिलेगा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करूं। फाउंडेशन इन द सेंस मैं इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी डायनेमिक फील्ड है कि यहाँ पर नई नई अपडेट्स आते हैं, एल्गोरिथम्स अपडेट होते हैं, सर्च इंजन कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जब इतनी सारी अपडेट्स बहुत कम टाइम में आती है तो बहुत तेजी से टेक्निक्स वगैरह चेंज होती है। अगर बहुत तेजी से टेक्निक्स वगैरह चेंज होती हैं तो अभी मैं आपको कोई टेक्निक बताऊं, ठीक है, कोई टेक्निक बताऊं, पता चले वो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो काम करना बंद कर दे। तो ज्यादातर फोकस हमारा इस चीज के ऊपर रहेगा, जो टेक्निक्स, जो टिप्स, जो ट्रिक्स हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, मतलब 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से, 7-8 साल से हमेशा वो चीज चली आ रही है, वो सर्च इंजन के एल्गोरिदम का बेस है। ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, वैसे ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, अगर इसके ऊपर 400-500 वीडियोस भी बन जाएं तब भी कम है। ठीक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर इन सारी चीजों को कवर करते हैं और आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज दे पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो बात करूंगा आपसे, वो बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इंट्रोडक्शन की, बेसिक डेफिनेशन वगैरह की। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो कुछ चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो हो सकता है आपको पहले ना पता हो। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये आखिर शुरू कब हुआ। तो पिक्चर में ये आया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ईयर 1991 में, और इसी समय जो पहली वेबसाइट थी वो बनी। तो जब पहली वेबसाइट बनी उसी वक्त जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन जब पहली वेबसाइट बनी उसी के बाद, यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 साल के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई, बहुत सारी। अब बहुत सारी वेबसाइट्स बनने का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई, इसका मतलब बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर हो गया। अब ये कंटेंट कोई एक फील्ड का तो होता नहीं है, कंटेंट कोई एक फील्ड का तो होगा नहीं, कंटेंट तो मल्टीपल निश का होगा। अब ये जो मल्टीपल निश का कंटेंट है, ये आज आपको तो बड़ा आसान लगता है ढूंढना, गूगल के ऊपर गए, बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। लेकिन उस वक्त सोचिए जब बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई थी और इतना ज्यादा किसी को सर्च इंजन वगैरह के बारे में नहीं पता था, सर्च इंजन वगैरह का एग्जिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं था। इन दैट केस जो मल्टीपल निश का कंटेंट है, जो मल्टीपल वेबसाइट्स थी, इनके कंटेंट को यूजर को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होने लगी। तो जहां पर प्रॉब्लम होती वहां सोल्यूशन भी होता है। तो यहां पर जो जरूरत पड़ी वो स्ट्रक्चर की एंड एक्सेसिबिलिटी की। यहां पर स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी की जरूरत पड़ी कि आखिर इस कंटेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, इस कंटेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, इस कंटेंट को एक स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए, कैसे पहचाना जाए कि यह कंटेंट किस निश का है। तो यहां से खेल शुरू हुआ सर्च इंजन्स का। ठीक है, तो यहां से खेल शुरू हुआ सर्च इंजन्स का। तो जो प्रॉब्लम थी कि इस कंटेंट को कैसे एक्सेस किया जाए, वो दूर करने के लिए जो सोल्यूशन था वो था हमारा सर्च इंजन। ठीक है, तो आज तो आप सर्च इंजन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले लोग गूगल समझते हैं। ठीक भी है, गूगल इतना ज्यादा पॉपुलर आज के टाइम में सर्च इंजन है, और मैं तो कहूंगा इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन गूगल है। लेकिन गूगल शुरुआत में नहीं था, गूगल शुरुआत में नहीं था, उससे पहले याहू पिक्चर में आ चुका था, याहू आ चुका था। बट यहां से लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि इन सारी चीजों को स्ट्रक्चर करने के लिए जो हम लोगों ने देखा बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के फॉर्म में, हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी। देन द रियल एसईओ गेम, जो असली एसईओ शुरुआत हुई असली एसईओ की, वो हुई ईयर 1996 में, when Larry Page and Bren started building world's most successful search engine till today। और इसका नाम क्या है? क्या लग रहा है आपको? ये गूगल होगा? नहीं, ये गूगल नहीं था, इट वॉज बैकरब। इट वॉज बैकरब। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अर्लियर जो सर्च इंजन लैरी पेज और ब्रेन ने बनाया उसका नाम गूगल नहीं था, उसका नाम था बैकरब। बाद में वो गूगल हो गया। ठीक है, पहले उसका नाम था बैकरब। तो जो फर्स्ट सर्च इंजन
लैरी पेज और बिन ने बनाया वो बैकअप था, बाद में उसका नाम हो गया गूगल। और यहां पर जब गूगल पिक्चर में आया, जब गूगल स्टार्ट हुआ, तब तक लोगों को एसईओ के बारे में पता चल गया था। इतना सारा कंटेंट था, लोग कंटेंट डाल रहे थे और लोगों को समझ में आ गया था कि हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंचाना कैसे है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे अगर मैं कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डालता हूं तो मैं लाखों लोगों के सामने पहुंचा सकता हूं। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, स्टार्टिंग में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आज जो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं और जो इवोल्यूशन हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो स्टार्टिंग में तो उतना नहीं था, बहुत बेसिक सा था। कंटेंट में कीवर्ड डाल दो, टाइटल में कीवर्ड डाल दो, एक दो जगह कीवर्ड डाल दो, बड़ा रैंडम सा था। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम इसको कि वो एल्गोरिदम बेस्ड नहीं था। ठीक है, बस कंटेंट में थोड़े बहुत कीवर्ड डाल दिए, अगर वो कोई एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप करता है तो वो जो है सर्च इंजन वाला इंडेक्स पेज दिखा देता था और इसी तरीके से काम चल रहा था। लेकिन इसी तरीके से केवल काम चल रहा था और यहां पर गूगल को नजर आई अपॉर्चुनिटी। गूगल को अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने अपने जो सर्च इंजन है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको एल्गोरिदम बेस्ड बनाना शुरू किया। ठीक है, उसको एल्गोरिदम बेस्ड बनाना शुरू किया। वहीं पर यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, खेल असली यहां से शुरू हुआ। When Google saw the opportunity and started working on the algorithm, those were giving values to quality, relevancy and content etc. आज भी हम इसकी वैल्यू समझते हैं। हमेशा मैंने भी इतने सारे वीडियोस बनाए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। हम क्या बात करते हैं? क्वालिटी की, क्वालिटी कंटेंट की। हम रिलेवेंट कंटेंट की बात करते हैं कि जो यूजर सर्च कर रहा है उसकी इंटेंट से मैच करता हुआ कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी वेबसाइट रैंक होगी, तभी गूगल हमारी वेबसाइट को उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करा के देगा। ठीक है, तो हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम रिलेवेंसी की बात करते हैं, हम कंटेंट ओरिएंटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ये सारी चीजें गूगल समझ गया था बहुत पहले तो, और उसने क्या किया, फिर अपने एल्गोरिदम को उसी बेसिस पे बनाना शुरू कर दिया। जो एल्गोरिदम अपडेट्स लानी थी उसे वो उसी बेसिस पे लाता रहा कि किस तरीके से हम क्वालिटी, रिलेवेंसी और कंटेंट को फाउंडेशन मान के, इन तीन चीजों को फाउंडेशन मान के जो भी वेबसाइट्स हैं उनको रैंक कराएंगे सर्च इंजन पे। तो यहां से असली चीज शुरू हुई जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। ओवर द टाइम चीजें आती जाती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जाते हैं, तो अपडेट्स होते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये चीज जो है ये फाउंडेशन है और ये आज भी चलती है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां से एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को पता चली, वो ये कि गूगल जो है लैरी पेज और बिन का पहला सर्च इंजन नहीं था, वो बैकअप था जो उन लोगों ने अपनी एजुकेशन के टाइम बनाया था। ठीक है, एजुकेशन के टाइम बनाया था, एंड देन बाद में जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, डोमेन मिला उसको एंड ऑल दोस थिंग्स, देन वो जो है गूगल हो गया। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि आज की डेट में गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक बेसिक सी डेफिनेशन के ऊपर, सर्च इंजन की बेसिक सी डेफिनेशन के ऊपर। Then search engine optimization is the practice, इस चीज को ध्यान रखिएगा, it's a practice, it's a process, ठीक है, of increasing the number and quality of the visitors to a website by improving rankings in the algorithmic search engine results। algorithmic search engine results का मतलब क्या है कि जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं सर्च इंजन में वो एल्गोरिदम बेस्ड हैं। यही मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, वो कैसे हैं, वो एल्गोरिदम बेस्ड हैं। तो एल्गोरिदम सर्च इंजन रिजल्ट्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स करते हैं, जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, दोज दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो स्टेप्स लेते हैं, जो प्रोसेस करते हैं। तो तीन तरीके की पेन प्रोसेसेस होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। वन इज ऑन पेज एसईओ, देन द सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ एंड द थर्ड वन इज टेक्निकल एसईओ। बहुत बेसिक है। ऑन पेज एसईओ रिलेट्स टू द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट, अगर आप उनमें कोई चेंजेस करते हैं, किस लिए, ताकि हम सर्च इंजन में रैंक कर सके, सर्च इंजन के रिजल्ट में रैंक कर सके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑन पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ इज रिलेटेड टू नॉन कंटेंट एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट, जो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, जैसे पेज स्पीड। ठीक है, पेज स्पीड। पेज स्पीड इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कंटेंट, ये कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर ऑन पेज एसईओ की बात करें तो अगर हम अपने कंटेंट में H1 टैग डाल रहे हैं, दिस इज ऑन पेज एसईओ, दिस इज नॉट टेक्निकल एसईओ। ठीक है, पेज स्पीड इज टेक्निकल एसईओ। डिफरेंस समझ में आया?
देन ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्यों करते? इट्स अ एसईओ टेक्निक दैट हेल्प अस स्ट्रेंथन द इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप योर वेबसाइट विद अदर वेबसाइट्स। ठीक है, बैकलिंक्स वगैरह, उसी की टेक्निकल थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है कि बैकलिंक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं ना, वही तो बैकलिंक्स जो है हमारे वो ऑफ पेज एसईओ में आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो एसईओ की हिस्ट्री है, वो एसईओ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से गूगल ने इनिशिएटिव लिया और उसने एल्गोरिथम बेस्ड रिजल्ट्स यूजर्स को दिखाने शुरू कर दिए। एसईओ की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, देन टाइप्स ऑफ एसईओ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ इन सारी चीजों के डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो टेक्निक है, वो स्टेप्स हैं, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सर्च इंजन के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को रैंक कराना चाहते हैं किन्हीं स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। दैट्स इट, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सीरीज से मिलने वाली है। फिर से मैं बता देता हूं, फोकस इस बात पे रहेगा कि फाउंडेशंस आपकी ना हिले और फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग रहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में आप ब्लॉग्स को फॉलो करेंगे, दूसरे वीडियोस देखेंगे, तो उन सारी चीजों के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा एसईओ सीख सकते हैं। बट फाउंडेशंस अगर गड़बड़ होंगी तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ये चीज कैसे हो गई, ये चीज कैसे हो गई। ठीक है, तो इस मेन सीरीज का जो पर्पस है वो यही है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी सीरीज होने वाली है, ठीक है, सो पूरी सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको एसईओ के बारे में मिलेगी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत इन डिटेल तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑन पेज एसईओ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं उन सारे फैक्टर्स को यहां पर नहीं समझा सकता, तो हम लोग एक कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ से, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एसईओ यू कैन कंट्रोल बेस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ होता है, देन ऑफ पेज एसईओ होता है, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स है वो इस चीज को जरूर देखेंगे। देन ऑफ पेज एसईओ के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने बैकलिंक्स का, तो आप सारे बैकलिंक्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट। सारे बैकलिंक्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट ऑन पेज के 99% फैक्टर्स को, या मैं कहूं 100% फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ऑन पेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ऑन पेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऑन पेज एसईओ की बेसिक्स को समझना है, बिकॉज पूरा का पूरा ऑन पेज आपके कंट्रोल में रहता है, पूरे का पूरा ऑफ पेज आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद व्हेन टू डू, कब हम करते हैं। अगर कोई पूछे कि हमें एक नई वेबसाइट मिल गई, अब हम ऑन पेज एसईओ उसका कैसे स्टार्ट करें, क्या करें ऑन पेज एसईओ में, तो ऑन पेज एसईओ में भी दो चीजें होती हैं, यानी दो तरीके के काम होते हैं। एक वो जो हम एक बार कर देते हैं और वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर हमें जो है बार बार उस चीज को नहीं करना पड़ता है। हम एक बार उस चीज को कॉन्फ़िगर कर देते, एक बार सेटअप कर देते, एक बार कोई एक्टिविटी कर देते, तो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। लेकिन ऑन पेज में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती हैं। हमने एक आर्टिकल पोस्ट किया, हमें फिर से वो सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उन सारे फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने दूसरी पोस्ट करी, वापस हमें उन्हीं फैक्टर्स को फिर से देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर वही लिखा है व्हेन टू डू, यानी कि एक तो वन टाइम सेटअप, बहुत सारी चीजें हैं जो आप वन टाइम सेटअप में करते हैं। अब ये वन टाइम सेटअप में क्या हो सकता है, जैसे हम कहें SSL सर्टिफिकेट हो गया, या हम बताएं आपको तो HTTPS हो गया, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वन टाइम थिंग, ये बार बार नहीं करोगे, बट इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, हम इसको बार बार नहीं करते, एक बार होता है। तो ऑन पेज एसईओ में भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप एक चेकलिस्ट बना लो, ठीक है। आप एक चेकलिस्ट बना लो इस टाइप की कि ऑन पेज एसईओ जिस वक्त हमें करने जाना है, उस वक्त ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जो हम एक बार करेंगे, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें बार बार करनी है, रिपीटेटिव नेचर होता है उन एक्टिविटीज का, जैसे हम नई पोस्ट डालेंगे हमें फिर से वो करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट ऑन दिस, ठीक है। किस तरीके से आप बनाते हैं, आप अपनी डायरी में लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, एक्सेल में लिखते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक, उस तरीके से आपके पास होना चाहिए। और ये केवल इसलिए है कि जो बिगिनर्स हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट हो या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसकी थोड़ी सी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी
कि अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि मैं पहले ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो उससे कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होता है। एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। थ्रू आउट एसईओ, जो भी आपका पूरा एसईओ का कैरियर है, उसमें आप अगर इसको यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो आप दूसरी एडवांस टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, यानी करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ी सी दूसरी एडवांस टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, तो उन टेक्निक्स का भी अगर कुछ इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस, तो वो अगर आप लिख के रखते हैं तो गलती नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया, वन टाइम सेटअप की चेकलिस्ट भी आप बना लो। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल मींस दैट कि जब कभी भी, जैसे यहां पर एग्जांपल लें हम, कोई ब्लॉग पोस्ट होता है अगर, ठीक है, अगर कोई ब्लॉग पोस्ट होता है तो इन दैट केस आपको उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको उसको डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, आपको उसकी हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ले रहा हूं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरऑल फैक्टर्स है वो गूगल कितने रिकमेंड करता है, आई मीन टू से गूगल कितने कहता है कि कितने फैक्टर्स हैं जो आपकी रैंकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो फैक्टर्स होते हैं लगभग 200। तो एक बार थोड़ा सा ये सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे 200 फैक्टर्स बताने वाला हूं, पूरे के पूरे 200 फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, उनकी बेसिक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ सीरीज होने वाली है। तो अभी तो मैंने शुरुआत करी बेसिक्स से, ताकि बेसिक्स में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ना मिस होने पाए। एनीवे, तो ये चेकलिस्ट की बात हो गई, और यहां पर जैसे वंस इन अ वाइल जो हम लोग को चेंजेस करने होते हैं उसका मैंने आपको बता दिया। देन यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो सर्च इंजन ऑन पेज एसईओ का जो डिस्कशन है, ऑन पेज एसईओ का, वो थोड़ा सा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहां पर इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहां पर रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऐसी कौन सी चीजें होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसा हम क्या ऑन पेज एसईओ करें कि हमारी रैंकिंग इफेक्ट हो, ठीक है। बल्कि एसईओ का ही मेन पर्पस यही होता है कि हम अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। देन ऑन पेज एसईओ शुड बी डन इवन इफ यू रैंक 1 इन द सर्च रिजल्ट्स, बिकॉज एसईओ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन हम लोगों से बहुत पूछा जाता है, चाहे वो सेमिनार्स में हो या ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, ऑनलाइन क्लासेस में हो, सेमिनार्स में हो, वर्कशॉप्स में, कि अगर कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे अगर कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है, हमारा वेब पेज ऑलरेडी रैंक कर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन में, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें अपनी जो हमारी एसईओ की एक्टिविटीज है उनको रोक देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। एसईओ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, बिकॉज जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं, यू नो व्हाट आर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जो लोग पहले से चैनल को फॉलो करते हैं उनको बहुत कुछ पता होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के बारे में, बहुत बार हम लोगों ने बात की। जो बिगिनर्स है, तो जब कभी भी आप कीवर्ड एंटर करते हो और उसके बाद जो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देते हैं, दैट पेज इज बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और यहाँ पर आपको वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पेस है ना भाई साहब, जहां पर आपका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है और आप खुश हो रहे हो कि मेरे कीवर्ड के ऊपर मेरे को रैंक 1 मिल गई, पोजीशन 1 मिल गई, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इट्स नॉट रिजर्व। जो अभी आपकी पोजीशन है 2 घंटे बाद हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर उसके ऊपर रैंक कर जाए। सो दैट इज व्हाई इफ यू आर रैंकिंग ऑन पोजीशन नंबर 1 इन सर्च रिजल्ट्स, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। एसईओ इज एक्चुअली अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एसईओ इज एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस। इस बात को मार्क कर लीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात को मार्क कर ले, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। देन आगे हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो को बता दिया, सारे फैक्टर्स नहीं कवर हो सकते, कुछ फैक्टर्स हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ द, यही लिखा हुआ है यहां पर, सम ऑफ द ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स व्हिच डू हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैंकिंग इफेक्ट्स। पहला, वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बॉट्स, रोबोट्स सब देख सके, ठीक है। गूगल ही हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं समझ पाएगा तो दूसरों को हमारी वेबसाइट कैसे दिखाएगा, हमारी रैंकिंग्स कैसे इंप्रूव करेगा, ठीक है। अब ये पूरा अपने आप में सेपरेट पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, पूरा अपने आप में मॉड्यूल है। तो इन सारी चीजों की आगे डिस्कशन होगी, सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि क्रॉलेबल हमें बनाना है, यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स होने चाहिए, हमारे वेल टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, एचटीटीपीएस, इसकी अभी मैंने शुरुआत में आपसे बात करी। इमेज का भी ऑप्टिमाइजेशन हमें करना पड़ता है, ये भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटी है उसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। रीडेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, सीटीआर विच इज क्लिक थ्रू रेट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, अब सब कुछ मोबाइल ओरिएंटेड ही होता जा रहा है, ठीक है, मोबाइल फर्स्ट की बात होती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज नाउ मोबाइल फर्स्ट, ठीक है। देन क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है, अब ये थोड़ा सा बैकलिंक से रिलेटेड हो गया बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर लिंक्स हैं वो किन वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हैं, आपके जो वेब पेज के ऊपर लिंक है वो किस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं. सो दोज वेबसाइट शुड ऑल्सो बी क्वालिटी वेबसाइट एंड वील डिस्कस ऑन दिस फर्दर, राइट. देन वेबसाइट स्ट्रक्चर. तो यहां पर लगभग 6 और 6 12 यहां पर ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स हैं. ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 12 ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स है. अभी और भी ज्यादा आगे आते जाएंगे. तो गाइज यहां पर हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा एसईओ का ओवरव्यू लिया है. ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं उस वक्त हम ज्यादातर चेंजेस अपने कंटेंट में करते हैं. बट ये एक कहने की बात हो गई, हम ज्यादातर चेंजेस अपने कंटेंट में करते हैं. कंटेंट भी बहुत बड़ा होता है. एक वेब पेज के ऊपर कितना ज्यादा कंटेंट होता है. अब कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, अगर मैं कहूं कंटेंट को हमें ऑप्टिमाइज करना है तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं. कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसमें पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, उसमें ब्रेक्स कितना होना चाहिए, उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, वर्ड्स कितने होने चाहिए, बहुत सारी चीजें. इमेज टेक्स्ट का रेशियो कितना होना चाहिए, कंटेंट के अंदर वीडियो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स. बट द ग्रेट थिंग अबाउट ऑन पेज एसईओ इज दैट यू हैव 100% कंट्रोल ओवर ऑन पेज एसईओ. सारे एलिमेंट्स आप खुद चेंज कर सकते हो. ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, सारा कंट्रोल आपके पास रहता है. कंटेंट का, यूआरएल स्ट्रक्चर का, वेब पेज की स्पीड का, यूजर एक्सपीरियंस का सारा कंट्रोल आपके पास रहता है. तो टेंशन की कोई बात नहीं है. कुल मिलाकर टेंशन की कोई बात नहीं है. एसईओ उस टाइप का हुआ नहीं है जैसा लोग कहते हैं. बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से, प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन रैंक योर वेबसाइट ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च इंजन की वर्किंग के बारे में. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसईओ ऑन पेज के बेसिक्स को समझा था और वहां पर मैंने आपसे एक टर्म का यूज किया था विच वाज वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी. तो उसी टर्म के रिस्पेक्ट में ये वीडियो है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्चुअली हम लोग समझने वाले हैं कि ये गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है या कोई भी सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है. यूजर किस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि यूजर जब क्वेरी करता है तो किस तरीके से वो रिक्वेस्ट जाती है और किस तरीके से वहां पर रैंक्ड पेजेस हमें दिखाई देते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में. तो इसका एक हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना के रखी हुई है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके मार्क करता हूं. पहला तो ये यूजर, ठीक है. देन द सेकेंड थिंग इज वेबसाइट्स और इंटरनेट. यहां पर इंटरनेट का मतलब वेबसाइट्स ही हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स. ठीक है, या वेबसाइट्स अगर आप समझना चाहें तो वेबसाइट्स आप समझ सकते हैं इसको यहाँ, क्योंकि हम लोग क्रॉलिंग की बात करेंगे तो वेबसाइट ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए. तो मैं इंटरनेट को हटा देता हूं यहां से और यहां पर लिख देता हूं वेबसाइट. ठीक है, देन देयर इज क्रॉलर और स्पाइडर. गूगल का क्रॉलर या स्पाइडर होगा. ठीक है, गूगल का अपना लोकल सर्वर होगा. देन गूगल का अपना मेन सर्वर है ये. ठीक है, एंड जैसे मैंने यहां पर बताया यहां पर यूजर है. ठीक है, अब होता क्या है, जो गूगल का क्रॉलर है और जो गूगल का स्पाइडर है, या हम कहें क्रॉलर स्पाइडर आर द सेम थिंग्स. वो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहते हैं और उन वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं. क्रॉल करने का मतलब क्या है कि उस सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं, उस वेब पेज के सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेब पेज किस चीज के बारे में. दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग. तो वो सारी वेबसाइट्स को, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी को क्रॉल करते हैं. अब क्रॉल कैसे करते हैं, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं. तो पहुंचने का जो तरीका है वो होता है लिंक. जैसे हमारे वेब पेज पे एक क्रॉलर आया, अब उस वेब पेज के ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से वो एक दूसरे वेब पेज पे पहुंच गया. ठीक है, यही होता है ना. यहां पर एक वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आया, यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये दूसरे पेज पे पहुंच गया. यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये तीसरे पेज पे पहुंच गया. तो अब हमारी वेबसाइट सपोज करते हैं ये है, थर्ड वाली वेबसाइट हमारी है, थर्ड वाला वेब पेज हमारा है. तो हमारे वेब पेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अनटिल अनलेस वो ऐसे वेब पेज पे ना पहुंच जाए जहां पर हमारा बैकलिंक बना हुआ है या हमारा लिंक बना हुआ है. ठीक है, एक तो ये तरीका है. उसके अलावा गूगल ये कहता है कि इस प्रोसेस में हमें हो सकता है बड़ा टाइम लग जाए, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू मत जाइए, आप सीधे जो है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट सबमिट कर लीजिए, हम आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे. तो दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग. तो क्रॉलिंग वो क्रॉल करता है, हमारे पूरे सोर्स कोड को क्रॉल कर लेगा और उससे उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोर्स कोड को क्रॉल करके मिल जाती है, हमारे वेब पेज को क्रॉल करके उसे मिल जाती है और वो सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है. अब सपोज करते हैं यहां पर 3 वेबसाइट्स थी. ठीक है, एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू न्यूज, एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एक वेबसाइट थी विच वाज रिलेटेड टू मूवीज.
ठीक है, अब उसने सबको क्रॉल किया, क्रॉलर ने सबको क्रॉल किया, सबके बारे में पता है क्रॉलर को, अब उसको पता है कि न्यूज की वेबसाइट ये है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट ये है, मूवीज की वेबसाइट ये है, और ये सारी उसकी लोकल सर्वर में। अब लोकल सर्वर में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है अभी उसके पास, ठीक है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन ऐसा ही है, ठीक है, मिक्स सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद रोल होता है इंडेक्सर का। इंडेक्सर क्या करता है? इंडेक्सर इन सारी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करता है। जैसे हमारी बुक में शुरुआत में इंडेक्सिंग होती है ना कि ए अल्फाबेट में ये सारी चीजें होंगी, या डायरेक्टरी में जो आप देखते हैं डायरेक्टरी में किस टाइप की इंडेक्सिंग होती है कि ए अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं, देन बी अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं, तो उस तरीके से वो इंडेक्सिंग करती है, नहीं प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वही चीज यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाती है कि ये वाला जो सेक्शन है वो न्यूज वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है ये स्पोर्ट्स वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है मूवीज वेबसाइट के लिए। तो अब सारी न्यूज की वेबसाइट्स यहां पर हैं, सारी स्पोर्ट्स की वेबसाइट यहां पर है, सारी मूवीज की वेबसाइट्स यहां पर है। अब यहां पर न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट्स, सपोज करते हैं 1 लाख वेबसाइट्स हैं, लैक्स ऑफ वेबसाइट्स हैं यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 लाख वेबसाइट है। तो अब ये तो सारी चीजें हो गई हमारी गूगल के साइड। गूगल के पास क्रॉलर है, अलग अलग वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उनके सोर्स कोड को, उनकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है, उनको लोकल सर्वर में रखता है, उसके बाद उनकी कैटेगरी बना के उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग करके वो अपने मेन सर्वर में उनको रख लेता है कि कौन सी वेबसाइट किस चीज के बारे में। अब यहां पर लाखों वेबसाइट आ गई, न्यूज कैटेगरी में लाखों वेबसाइट आ गई। अब इस साइड आते हैं यूजर साइड। यूजर क्या करता है? यूजर को न्यूज देखनी है भाई। यूजर ने टाइप किया यहां पर हिंदी न्यूज, एक कीवर्ड टाइप किया, क्वेरी करी हिंदी न्यूज गूगल में, ठीक है, तो वो एक्चुअली रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है रैंकिंग एल्गोरिदम के पास, और रैंकिंग एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि यहां पर जो इस इंडेक्स के अंदर लाखों वेबसाइट्स हैं, इस इंडेक्स के अंदर जो लाखों वेबसाइट्स हैं, उनमें से किस वेबसाइट को टॉप पे, किस वेबसाइट को सेकंड पोजीशन पे, किस वेबसाइट को थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, और उनको किस टाइप से रैंकिंग प्रोवाइड करके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमें दिखाना है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है जो हमें ये बताती है कि आखिर सर्च इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों का तो हमारे ऊपर कंट्रोल है नहीं, ठीक है, कि वो किस तरीके से इंडेक्स बना रहा है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अपनी वेबसाइट को किस इंडेक्स के अंदर रखवाना है। हाँ, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमारी वेबसाइट इस इंडेक्स के अंदर रखो, ठीक है, ये डायरेक्टली हम नहीं डिसाइड कर सकते। यहां पर जो हमारा एसईओ वाला पार्ट है वो होता एक्चुअली कहां पर है? वो होता है ये रैंकिंग एल्गोरिदम वाले सेक्शन में, ठीक है, कि जहां पर हमारी वेबसाइट, अब हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी पे है ये हम बता सकते हैं गूगल को। उसके बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसा कंटेंट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट की कैटेगरी क्या, ये सारी चीजें बता के हम ये डिफाइन कर देते हैं हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। लेकिन उससे ये बात जस्टिफाई नहीं होती कि हम पुश कर सकते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट इसी इंडेक्स के अंदर रखो, ठीक है। ये एक्चुअली गूगल डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट के बेसिस पे किस इंडेक्स के अंदर उसे रखना है या किस कैटेगरी के अंदर उसे रखना है। बट एक हम हिंट जरूर देते हैं अपनी एक्टिविटीज से, अपनी वेबसाइट के कंटेंट से गूगल को कि हमारी वेबसाइट कहां पर रखो। अगर हमारी वेबसाइट, सपोज करते हैं जो हमारी न्यूज वाली वेबसाइट्स है वो इन सारी वेबसाइट्स के अंडर साथ में है कहीं पर, ठीक है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हमारी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल की, उनके साथ में हमारी वेबसाइट है, तो अब हमारी जो एसईओ की एक्टिविटीज हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि हमारी वेबसाइट के थ्रू रैंकिंग एल्गोरिदम को सिग्नल जाना चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे ला सके। तो यही सारी मेहनत करनी है, यही सारा काम है, इसी के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और सर्च इंजन एक्चुअली इस तरीके से काम करते हैं। तो जो भी हम ऑन पेज एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि रैंकिंग एल्गोरिदम, ये जो बहुत सारी वेबसाइट्स है, न्यूज वेबसाइट्स, उनमें से हमारी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आए। दो टर्म्स और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, विच इज इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। इसके डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इंडेक्सिंग क्या होती है एंड क्रॉलिंग क्या होती है। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट का या आपके वेब पेज का सोर्स कोड पढ़ता है, देन दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग क्या है? ये आप जो देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट को समझ के, पढ़ के, जब वो प्रॉपरली इंडेक्स उसके बनाने शुरू करता है,